हाय स्टूडेंट, दिस इज अमित जौहरी सर। तो आज हम जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं जेई मेन 2022 में, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के बीच में आने वाले कॉन्सेप्ट। हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि उन कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए, जिससे आपको लगे कि एक टीचर नहीं, स्टूडेंट कैसे उसको सोचेगा क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल को रीड करने के लिए उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रीड करने के साथ साथ साइमल्टेनियसली उसको आप डेटा में कन्वर्ट करते जाइए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपके पास पूरा डेटा होगा, देन यू हैव टू थिंक अबाउट फॉर्मूलाज, और फिर उसका आंसर इजीली आ जाएगा। ऑफ कोर्स हम टाइम सेविंग भी देखते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसमें मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। पहली बात है, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मुझे। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मुझे यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। मुझे सिस्टम को बताया भी गया है कि इट इज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से मींस कन्वर्जिंग पावर है इसके पास, और इसकी फोकल लेंथ भी मुझे दी हुई है 15 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज सेइंग, द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर्ड। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लेन सरफेस जो है, ये जो सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, इसमें एक कॉनकेव पार्ट है, कॉन्वेक्स पार्ट, और एक प्लेन पार्ट है। ठीक है, अभी तक ये ट्रांसपेरेंट मीडियम था, मींस अभी तक ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब रिफ्रैक्शन कर रहा था। अब आपको वो बोल रहा है द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर्ड। मुझे प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर देना है। तो जब मैं इसको सिल्वरिंग करूंगा तो इसको मार्क कर देते हैं, सिल्वर कर दिया है। सिल्वर करने का मतलब है आपने प्लेन ग्लास को अब आपने रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन मिरर बना दिया है। अभी तक वो ट्रांसपेरेंट था, सिल्वरिंग करते ही वो मिरर बन गया है। अब आप देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम जिसमें कॉन्वेक्स ग्लास का एक पार्ट है, कॉन्वेक्स लेंस का, और एक प्लेनो। अब इसको सिल्वरिंग करने के बाद ये पूरा सिस्टम मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इस न्यूमेरिकल में क्या करते हैं। पहले इस पार्ट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट के लिए, जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर हम देखेंगे उसकी इमेज जहां बन रही है वो डिस्टेंस लेके प्लेन मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, बट माइंड इट, ये बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, और आपको कॉम्पिटिटिव के लिए अपना टाइम भी सेव करना है, बिकॉज वहां पर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है इन ए क्विक टाइम। आपकी स्पीड और नॉलेज दोनों का टेस्ट है, तो हम इतने लंबे वे से नहीं जाएंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये पूरा सिस्टम सिल्वरिंग करने के बाद प्लेन पार्ट को नाउ कन्वर्टेड इनटू द मिरर। कौन सा मिरर बना है? कन्वर्जिंग मिरर। कैसे, देखते हैं। अब हमने देखा जब ये सिस्टम है तो इसकी एक नई फोकल लेंथ आएगी, तो वो फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड करते हैं वाया दैट फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर है? अब मैंने यहां पर इनकी वैल्यूज रख दिया है। ये आ गया 2/15। जो ये कॉन्वेक्स पार्ट है इसकी फोकल लेंथ क्या है? 2/15। आप अगर लेंस मेकर फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो 15 डायरेक्टली मत रख देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि जो प्लेन पार्ट था वो पहले पार्ट में भी उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी वो 0 थी, इनफाइनाइट। वो बहुत बड़ा एक सरफेस, ग्लास सरफेस होता है। तो जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला में देखेंगे कि सर ये तो 15 है, आपने 15/2 क्यों लिया? क्योंकि मैंने लेंस मेकर लगा के सिर्फ इस पार्ट की फोकल लेंथ निकाली है। 15 सेंटीमीटर जो दे रखी थी वो पूरे सिस्टम की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लस 1/इंफिनिटी। प्लेन पार्ट की तो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों इंफिनिटी होते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्फीयर होते हैं जिनकी रेडियस इनफाइनाइट पे जाती है। तो यू विल सी दैट कि जो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम आ गई है वो आ गई है मेरे पास 15/2।
और ये पॉजिटिव है, मुझे कॉन्वेक्स लेंस दिया गया था। अब ये लेंस पार्ट यहां से हट जाएगा और ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया था, मतलब इसके पास कन्वर्जिंग पावर थी रिफ्रैक्शन में, लेकिन वही कन्वर्जिंग पावर अब जब वो मिरर बन जाएगा तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग मिरर की तरह। तो यहां पर आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि ये कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेन पार्ट फाइनल रिफ्लेक्शन जब होगा तो रिफ्लेक्शन यही पार्ट आपको करके देगा। अब ये न्यूमेरिकल अगर आपने इतना क्रैक कर लिया है तो आपके लिए कुछ नहीं बचा है, सिंपल कैलकुलेशन रह गए हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन में मुझे पता है बाय मिरर फॉर्मूला, मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि अब ये सिस्टम मिरर बन गया है, और मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं, या पहले इसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो 1/f माइनस 1/u हो गया, तो 1/v क्या आ गया 1/f, इसका 1 करेंगे तो 2/15 माइनस, लेकिन जो पावर यहां पे आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो मैं यहां पर नेगेटिव साइन रख रहा हूं। कन्वर्जिंग मिरर जो होते हैं उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो हमें उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव रखनी पड़ेगी। तो यहां पर जो 15/2 आया था, मैं फॉर्मूले में इसको -15/2 यूज करूंगा बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू कन्वर्जिंग मिरर। माइनस, अब मैंने u की वैल्यू रखी, u की वैल्यू मुझे -20 दे रखी है, -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा -2/15 प्लस 1/20। आप जब एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट में v आ जाएगा आपका -12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर इंडिकेट्स दैट कि ये लेफ्ट साइड पे इमेज बनेगी और इमेज डिस्टेंस होगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस न्यूमेरिकल से थोड़ा हार्ड में आ जाता है। इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा कि आपको कितनी बार चकमा दिया न्यूमेरिकल में। पहले यहां चकमा दिया, डायरेक्टली कई बच्चे इसको 15 सेंटीमीटर ही यूज कर लेते। आप हमेशा याद रखिए सिस्टम की फोकल लेंथ दी हुई है, किसी एक पार्ट की नहीं। तो किसी एक पार्ट की मैंने कैलकुलेट किया, फिर फॉर्मूले में रख के मैंने सिस्टम का निकाला। अब पूरा सिस्टम कन्वर्जिंग ही है लेकिन मिरर बन गया है, और जब मिरर बन गया है तो मैंने उसकी फोकल लेंथ माइनस में लिया। ठीक है जी, तो ये रहा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। हर क्वेश्चन में कुछ छुपी हुई चीजें रहती हैं जो आप अच्छे से नोटिस किया कीजिए, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है। डायरेक्टली करना, बहुत हड़बड़ी में करना, न्यूमेरिकल हमेशा आपको गलत चला जाएगा। तो बहुत ध्यान रखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे वो चाहते हैं आप गलतियां करें, वो ऐसी ऐसी पॉइंट प्लेस करते हैं जिसमें आपकी मिस्टेक्स हों, जिससे कि वो स्टूडेंट्स आगे आ पाए जो काफ़ी केयरफुली न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। तो न्यूमेरिकल रीडिंग इज एन आर्ट, उसको पूरा मत रीड कीजिए एक ही इंस्टेंस में, उसके एक एक सेंटेंस फुल स्टॉप तक, और उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए, उस डेटा का मीनिंग समझिए और फिर उसको फॉर्मूलों में डालिए, आपको आंसर आ जाएगा। स्पीड, नॉलेज सॉल्यूशन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हमें बोर्ड की तरह बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशंस नहीं करना है। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बीच बीच में बताते जा रहा हूं। सेकंड न्यूमेरिकल मैं पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल के इसको रब कर लेता हूं, फिर मैं आपको, जब तक आप सेकंड न्यूमेरिकल रीड कीजिए फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की, क्योंकि न्यूमेरिकल ही वो हिंट है और सबसे बड़ी हेल्प है जो आपको दी गई है। तो अब हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी के काफी कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगा। जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस वेलोसिटी से इमेज भी मूव करेगा अगर मिरर स्टेशनरी है। लेकिन सेकंड केस में हम फिर पढ़ते हैं मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उस केस में भी हमने देखा उसकी डबल वेलोसिटी से। बट यहां पर थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, यहां पर दोनों को मूव किया है और यहां पर आपको इंक्लाइंड मूव करा रहा है वो ऑब्जेक्ट को। तो दो हार्डनेस इसमें बढ़ गई, एक तो मिरर और ऑब्जेक्ट
दोनों मूव कर रहे हैं, ये उस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल है जिसमें दोनों मूव कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड मूव कर रहा है। क्लियर है? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। इसमें जो इजी करने के लिए कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। सबसे पहली बात, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है, ये आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया, उसकी वेलोसिटी दी हुई है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है। अब मैं इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को vo लिख रहा हूं, जो मुझे दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड इंक्लाइंड में। कभी भी ऐसी दी जाए तो आप हमेशा उसको वेक्टर नोटेशन में यूज कीजिए I और J के। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम कैलकुलेशन से बच जाएगा। तो मैं इसमें लिखूंगा 15 का एक पार्ट यहां आएगा, विच इज 15 cos 53, और एक पार्ट ऊपर जाएगा 15 sin 53। जो भी जी मेन की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे स्टार्टिंग का जो शॉर्टकट है वो तो पता ही है, वैल्यू ऑफ sin 53, sin 37, cos 53 एंड cos 37। तो यहां पर मैंने इस पार्ट को कैलकुलेट किया, cos 53 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 9। सिंस ये x डायरेक्शन में है तो मैंने I नोटेशन इसमें डाल दिया है। दूसरी बार इसको करूंगा, sin 53 4/5 होता है, 15 इंटू 4/5 12 आ जाएगा। तो मैं इसको y डायरेक्शन में है तो j से नोट कर रहा हूं। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई वेक्टर की फॉर्म में। इसमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट वगैरह करने में अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और हो सकता है आंसर भी करेक्ट ना आए। फिर मैंने लिखी वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर इन द अपोजिट डायरेक्शन में है, अगेंस्ट द एक्स एक्सिस टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मैंने -2i लिख दिया। मिरर में कोई भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है तो उसमें j कंपोनेंट नहीं मिलेगा आपको। अब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग यूज करते हुए निकालूंगा तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा टीडियस हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे पूरा डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए करना पड़ेगा, जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूं, बिकॉज माई कैलकुलेशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिक्वायर्ड मी टू सॉल्व इन मिनिमम टाइम। तो मैंने क्या किया, VOM कैलकुलेट किया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दैट्स वाई सेड कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, VO माइनस VM। मैंने VO लिखा, मुझे पता है 9i प्लस 12j माइनस -2, तो ये प्लस j हो गया, सॉरी प्लस i हो गया। तो ये आ गया आपका 11i प्लस 12j। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो मैंने निकाला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आपके पास आ चुका है। अब मुझे निकालना है रिलेशन इमेज वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट और मिरर वेलोसिटी इस रिलेटिव वेलोसिटी के कोरिलेशन में। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया। मैग्निफिकेशन होता है f/f-u। अब आप पूछेंगे सर आपने पहले मैग्निफिकेशन क्यों कैलकुलेट किया। पहले मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं। फोकल लेंथ 20 है और u डिस्टेंस 30 है, दोनों ही नेगेटिव हैं। अगर आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा -2। आप चेक कर लीजिएगा, मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है। मैंने इस कॉन्सेप्ट का यूज क्यों किया, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको डिफरेंशिएशन जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप देखेंगे dv/dt इक्वल टू -m² इंटू du/dt। पहला इक्वेशन है ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अपने शॉर्टकट्स में लगाएंगे, आपकी बहुत हेल्प होगी कैलकुलेशन करते समय। ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u। उसको हम डिफरेंशिएट करके और सब्स्टिट्यूशन से ये फॉर्मूला लेके आते हैं। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर x डायरेक्शन के लिए। किसके लिए, फॉर x डायरेक्शन के लिए। तो मुझे फिर y डायरेक्शन का भी फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर y
मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dv/dt इक्वल टू h0 इंटू dm/dt प्लस m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन। क्लियर है? ये मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं इस केस के लिए। इन फॉर्मूलों की हेल्प से, m मैग्निफिकेशन है, आप इजीली अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं x डायरेक्शन में निकाल लेता हूं। मैंने dv/dt कैलकुलेट किया हुआ है, तो dv/dt इक्वल टू -m², -2 है m की वैल्यू, उसका स्क्वायर इंटू du/dt। du/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। हम पहले से ही दोनों वेलोसिटी को एक बॉडी बना के उसको रिलेटिव कॉन्सेप्ट में ले चुके हैं, क्योंकि अगर मैं अलग अलग यूज करता, मैंने पहले ही बताया, काफी टीडियस कैलकुलेशंस हो जाते हैं। दैट्स वाई रिलेटिव वेलोसिटी काफी अच्छी होती है, दो बॉडी को एक बना दो, काम खत्म। तो यहां पर मैं लिखूंगा VOM। तो ये क्या है, VOM इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, आप देख सकते हो 11I। तो मैंने यहां लिख दिया 11। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 44I। ये आ गई आपकी इमेज की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, मुझे y डायरेक्शन में भी मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं x के लिए, फिर मैंने dv/dt कैलकुलेट किया y के लिए। मुझे पता है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये दिख रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हाइट की वैल्यू क्या हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 0 है, तो ये पार्ट वैसे ही कट गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 होने से ये पार्ट वैसे ही कट गया। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे सर अगर हाइट 0 नहीं होती, तो मैं इस न्यूमेरिकल को फिनिश करते ही वो प्रोसेस भी बताऊंगा। अगर हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे। अभी इसमें कैलकुलेट करने के लिए ये पार्ट हट गया। अब बचा मैग्निफिकेशन विच इज -2 इंटू, अच्छा यहां माइनस साइन आता है, ये आप याद रखना फॉर्मूले में, इंटू VOMy जो कि है आपका 12J इंटू 12। तो ये कितना हो गया, 24J। लेकिन ये माइनस का होता है तो इसलिए माइनस माइनस कैंसिल्ड। ये आ गई आपकी y वाली वेलोसिटी भी। तो आपकी फाइनल जो वेलोसिटी आ गई इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वो कितनी आई, 44I प्लस 24J। लेकिन ये आई वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब सिंपल से कॉन्सेप्ट लगा दो कि VIM क्या होगा, VI माइनस VM। VM की वैल्यू आपको पता ही है, आप यहां पे प्लेस कर दीजिए, आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी जो इंडिपेंडेंट होगी। तो दोनों क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में वो क्या पूछ रहे हैं उसी पे टिक कीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछ रहे हैं कि सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहे हैं। तो यहां से आपको यहां तक ऐसे आना है। अब जो बीच में छूट गया था कि सर इफ इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट देन व्हाट टू डू, तो अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मैग्निफिकेशन जो हमने पहले ही डिस्कस किया था उसका फॉर्मूला होता है F-U। किसी भी लेंस, किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस, किसी भी ग्लास सरफेस के लिए फोकस हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमने देखा m, इसको मैं जब डेरिवेट करूंगा तो dm/dt मुझे यहां से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा F-U का स्क्वायर और इंटू F इंटू du/dt। तो यहां से आप dm/dt कैलकुलेट करेंगे, यहां वैल्यू प्लेस करेंगे, HO की वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इफ इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो ऐसे अच्छे न्यूमेरिकल को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपना मोटिव ये मत रखिए कि आंसर क्या होगा। आपका मोटिव है कॉन्सेप्ट लर्निंग टू एनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। वहां पर न्यूमेरिकल हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आए,
लेकिन अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है कि किस न्यूमेरिकल में कैसा करना है तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाता है। चलिए ऐसे ही मजेदार वीडियो और मजेदार क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।